हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के इस वीडियो में हम अक्टूबर 20, 2021 का द डेली हिंदू एनालिसिस करेंगे। न्यूज़ पे चलने से पहले हम कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं आज के न्यूज़ के पार्ट भी हैं और जो हमने पहले डिस्कस भी किया हुआ है और वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो हमने पास्ट में देखा था कि ज़ाइकोव डी विच इज़ अ DNA वैक्सीन मेड बाय जाइडस कैडिला, along with that Covaxin, this is also in the line to get emergency approval for use in India for children in 2 to 18 years of age. जो Zycov D है, it has got the emergency use license for use for vaccination of children who are in 12 to 18 years of age. सेकेंड, हम जो न्यूज़ काफ़ी दिन से फॉलो कर रहे हैं अबाउट दी वैक्सीनेशन स्टेटस इन इंडिया, तो फर्स्ट डोज जो है वो काफ़ी लोगों को लग चुका है, बट जो सेकेंड डोज है वो 30.4% तक के लोगों को ही लगा हुआ है। येस्टरडे वी सॉ द न्यूज़ दैट द स्टेट्स दे हैव स्टॉक पाइल्स ऑफ वैक्सीन, बट द वैक्सीनेशन हैज़ गॉन डाउन इन दिस month. Then second, we were discussing about the hypersonic glide missile which has been tested by China as per the reports of Financial Times, and it was reported day before yesterday in the Hindu also. Then the next is about the our external affairs minister's visit to Israel, and we read about the news yesterday that they are going to revive the FTA which has been stalled. And second, that today's important news is that we are going to discuss the Abraham Accord which is the part of our editorial also, और हम एक नए क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, इकोनॉमिक डायलॉग है ये, की बात करेंगे जो आज का सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। एंड देन वी विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट द इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ ट्रूप्स अलोंग द LOC स्पेशली इन द ईस्टर्न लद्दाख। हम बहुत दिन से आर्मी का न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द आर्मी पीपल हु विल बी इन LAC, दे विल बी नाउ ट्रेंड इन तिब्बतोलॉजी। देन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द आर्मी एविएटर कॉर्प्स इन इंडिया. Okay, so some of the news we will be doing that today also and the further news. उसके बाद हम कच्छत टीवी आइलैंड के बारे में भी पढ़ेंगे जो आज का एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, उससे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. एंड वी विल बी ऑल्सो सीइंग अबाउट द चर्दिंग लॉ इन दैट न्यूज़ रिलेटेड टू LAC. ओके, तो आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो एक न्यूज़ हम देख लेते हैं कि उत्तराखंड में देयर इज़ वेरी हैवी रेनफॉल and 42 people have been killed in the Kumaon region. Now देखिए, आपको एक confusion होता है कि ये कुमाऊं रीजन क्या है, whether it is a part of Himalaya or not. So हिमालय के जो डिवीजन होते हैं, एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन जो होता है ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स. ये होता है हिमालय का 3 रेंजेस का डिवीजन. ओके, सो इफ यू विल सी लाइक ग्रेटर हिमालय, देन लेसर हिमालय, देन शिवालिक्स, वो जम्मू एंड कश्मीर से असम तक जाता है, अरुणाचल प्रदेश तक भी जाता है. ओके, नाउ इफ वी सी द लेटरल डिवीजन ऑफ हिमालय, सो इफ वी गो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो वी हैव कश्मीर हिमालय, देन पंजाब हिमालय, देन वी हैव कुमाऊं हिमालय विच एंटायरली लाइज इन उत्तराखंड, देन वी हैव नेपाल हिमालय विच एंटायरली लाइज इन नेपाल, एंड देन वी हैव असम हिमालय. Okay, so these are called as lateral division of Himalaya. So Kumaon region is the region which is in Uttarakhand. It is the part of Himalayan ranges. Now अब जो भारी वर्षा जो हुई है, बारिश जो हुई है वो नैनीताल में हुई है, and many of the rivers they are overflowing. Some of the districts which have been impacted are रुद्रप्रयाग, नैनीताल and उधम सिंह नगर district. तो ये जो है मानसून विड्रॉवल का टाइम है. मानसून विड्रॉवल इस बार डिले हुआ था और उसके बाद वी आर सीइंग हैवी रेनफॉल इन सर्टन रीजन्स ऑफ इंडिया. फॉर एग्जांपल केरला के बारे में अभी तक हम पढ़ रहे थे, वहाँ पे भी सिचुएशन डेंजरस है. आज हम उत्तराखंड के बारे में पढ़ रहे हैं. ओके, नाउ सेकेंड न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं. इसका जो कनेक्शन है कल के न्यूज़ में भी था कि स्टेट्स के पास स्टॉक पाइल बहुत ज़्यादा है, उसके बाद भी जो इनॉक्यूलेशन है या वैक्सीनेशन है वो उसकी रेट जो है वो कम होते जा रही है. खासकर सेकेंड डोज बहुत से बेनिफिशियरीज को अभी तक नहीं लगा है. अब हम कुछ डेटा की तरफ चलते हैं. अगर हम देखें कि अबाउट 30.4% ऑफ द इंडियन एडल्ट हैव रिसीव्ड बोथ द डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन अंटिल अक्टूबर 18. अगर हम स्टेट वाइड डेटा की बात करें तो दिल्ली इज एट 43.4%, गुजरात इज एट 49.2%, द हाइएस्ट.
Then Maharashtra is at 31.4%, Kerala again 42.8%, Tamil Nadu 25.5%, West Bengal 26.1%, Jharkhand 18.4%, Bihar 20.8%, Uttar Pradesh 17.8%. ओके, अब ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इसको हम कैसे, इसकी जो आउटरीच है वो बढ़ा सकते हैं। हमने पहले की न्यूज़ में भी देखा था दैट बेसिकली द इनएक्सेसिबल और ट्राइबल एरिया, वहाँ पे वैक्सीन पहुँचाने में दिक्कत हो रही है। तो हमने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ा था दैट द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ लॉन्च द ड्रोन सर्विस फॉर डिलीवरी ऑफ वैक्सीन। ये जो लॉन्च किया गया था ये मणिपुर में लॉन्च किया गया था to supply the vaccine from Bishnupur district hospital in Manipur to the nearby areas like Loktak Lake। अब हम यहाँ पे चलते हैं, कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालते हैं। सो सी द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज हियर दैट द कंट्री इंडिया लॉन्च्ड इट्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑन January 16th दिस ईयर। ओके, नाउ द सेकेंड इज कि क्या जो वैक्सीनेशन के रेट में जो इस वक्त कमी आई है, इज इट रिलेटेड टू इनएडिक्वेसी ऑफ वैक्सीन? तो ऐसा इस बार नहीं है। वी हैव एडिक्वेट डोसेस ऑफ वैक्सीन, ओके, बट द vaccination drive is going down. So India currently it has administered 1 billion doses and we also have adequate doses of vaccines, okay, for the second dose. The next is that how to overcome this situation. So the central government is providing additional vaccine doses to states and UTs so that they can complete the second dose vaccination, and they are improving the momentum of vaccination drive. Then health ministry has advised states to identify and prioritize the districts which have the low coverage for the focused action. Along with that, the health ministry is also working out with international at the international level so that there can be a free flow of tourists and travelers. So जैसे कि हमने कल भी एक न्यूज़ में पढ़ा था कि जब हम इंडिया इजराइल के बारे में when we were discussing, so Israel has also allowed those people to travel to Israel from India who have taken the 2 doses of Covishield. Now coming to the next, now ये जो है न्यूज़ हम इसको बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं और ये रिपरकर्शन है ऑफ द टारगेटेड सिविलियन अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर। और इसके बारे में आज हम आगे भी जो न्यूज़ है थोड़ा डिटेल में इसके बारे में न्यूज़ है। तो जो टारगेटेड अटैक है उसमें जो नॉन लोकल माइग्रेंट लेबरर्स हैं दे आर स्पेसिफिकली टारगेटेड, एंड हमने कल के न्यूज़ में पढ़ा था कि दैट हैज़ बिकम अ पॉलिटिकल इशू इन बिहार बिकॉज मैनी ऑफ द लोकल नॉन लोकल लेबरर्स आर फ्रॉम बिहार। और जो होता है कि देयर मोस्ट ऑफ दिस पीपल, इफ़ वी सी द ट्रेंड ऑफ माइग्रेशन, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि 3 लाख to 4 लाख माइग्रेंट लेबरर्स, मोस्टली दोज हु आर हिंदूज, एंड दे आर कमिंग फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उत्तराखंड. They always come to the valley in early March and return after doing their job. They return to their home state before winter set in November. Now those type of people are being targeted, and that's why now there is an exodus. Exodus का मतलब होता है कि when people in large number they move out from certain area. The next जो है वो कल के न्यूज़ में हमने कच्छतीवू आइलैंड डिस्कस किया था. नाउ एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कच्छतीवू आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है. सो कच्छतीवू आइलैंड इज लोकेटेड इन पार्क स्ट्रेट. इट इज लोकेटेड इन पार्क स्ट्रेट. ओके, and it is currently it is not a disputed territory because in 1976 there was Indo-Sri Lanka Maritime Agreement under which Kachativu Island जो है that was given to Sri Lanka. पहले जो Kachativu Island है it was claimed by India and Sri Lanka both, but when then this maritime agreement was signed in 1976, in 1974 इट वॉज गिवन टू द श्रीलंका. अब प्रॉब्लम क्या होता है कि कच्छतीवू आइलैंड के अराउंड फिशिंग होती है. तो फिशिंग करने के लिए जो फिशरमैन है वो इंडिया तमिलनाडु से भी आते हैं और श्रीलंका से भी आते हैं. सो समटाइम्स द फिशरमैन फ्रॉम तमिलनाडु दे क्रॉस द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन विच इज़ 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द फिजिकल बाउंड्री और लैंड बाउंड्री फ्रॉम ऑफ इंडिया. एंड व्हेन दे क्रॉस दिस इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन
then they come under the attack from Sri Lankan Navy. So this is about the situation where a fisherman has died after falling into the sea when the boat of that fisherman collided with the Sri Lankan naval vessel. The next news is coming from the agriculture. तो ये पहले हम इशू समझ लेते हैं कि एक कैंडी मैन्युफैक्चरर है जिसका नाम है मार्स व्रिगले। इसने क्या किया, जो राइस का जो आटा होता है, राइस का फ्लोर, उसके जो सेवरल बैचेस हैं, ओके, विच फ्रॉम क्रिस्पी M&M, ओके, उसने उस बैच को बुला लिया है। क्यों ऐसा किया? बिकॉज इट इज सस्पेक्टेड कि वो जो राइस का आटा है, राइस फ्लोर, it has been contaminated with the genetically modified rice. Okay, so now ये बताया जा रहा है कि this rice flour it was procured, this rice was procured from India, and now there is a growing suspicion that there has been a contamination of rice in India by any GM crop. Okay, तो अब जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री है, इन्होंने पॉइंट आउट किया है कि GM राइस जो है वो इंडिया में कमर्शियली ग्रो नहीं किया जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें, इट इज़ ओनली BT ब्रिंजल, ओके, BT ब्रिंजल विच हैज़ गॉट द अप्रूवल फॉर, सॉरी, BT कॉटन विच हैज़ गॉट द अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन। BT ब्रिंजॉल को पहले परमिशन मिला था, बट वो लेटर उसको ब्लॉक कर दिया गया। सो नाउ इंडिया इज सेइंग दैट वी डोंट ग्रो GM राइस, बट देयर इज सम प्रॉब्लम which has been highlighted by the farmers in the past also, that even if India is not growing the GM rice, but होता क्या है कि अगर हम फील्ड ट्रायल्स करते हैं GM राइस क्रॉप का, फॉर एग्जांपल पास्ट में बासमती राइस का GM फील्ड ट्रायल्स हुआ था, बाद में उसको रोका गया जस्ट बिकॉज फार्मर्स एंड एक्टिविस्ट दे प्रोटेस्टेड दैट इवन दिस फील्ड ट्रायल कैन कंटेमिनेट द अदर राइस क्रॉप्स। ओके, देन द नेक्स्ट इज कि इसमें इस न्यूज़ को अगर आप पेज 8 तक पढ़ेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ GEAC, द GEAC, it is Genetically Engineering Appraisal Committee. It comes under the Ministry of Environment and Forest, and it gives approval for the genetically modified crops cultivation, field trials, research in India. Then second will be coming is APEDA. So APEDA, APEDA, APEDA. So if you will just see APEDA, so the full form of APEDA is Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority. इनके जो चेयरमैन है वो हैं डॉक्टर M. Angamrithu, who is an IAS officer. Now कमिंग टू द न्यूज़, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूज़। पहले इसमें हम एक काम करते हैं कि पहले जो एग्ज़ाम रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको पहले हम निकाल लेते हैं। तो कुछ चीज़ें जो इसमें डिस्कस हुई हैं वो ये है कि पहला चीज़ तो ये है कि व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर। सो इट इज़ 3488 किलोमीटर लॉन्ग। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसमें से अगर हम देखेंगे तो द ईस्टर्न सेक्टर, मतलब अरुणाचल के साइड, that length is 1346 kilometer. The second is what is Mountain Strike Corps. Okay, so Mountain Strike Corps आर्मी का एक बटालियन है और it was formed in 2014 and it is the special corps for LAC situations, for LAC dispute. So it is a fully operationalized and it includes combat support and it is fully equipped. Okay, its employment for philosophy is stabilized, that formation of corps have been carried out. Now why we need this? So we need this so that whenever there is a dispute, we need a battalion, we can swiftly engage with the enemy's army. Now along with the Mountain Strike Corps, we also have a body which is called as Integrated Battle Group. So this integrated battle group, it is a brigade-sized agile self-sufficient combat formation meant to swiftly launch strikes against the adversaries in case of hostilities. Okay, so suppose कि जो गालवान वैली में जो प्रॉब्लम हुआ था मई 2020 में, so that type of intrusion from China, it needs swift response from India. So it is the job of integrated battle group to swiftly engage with the enemy's army. Now the Mountain Strike Corps,
दे आर द बटालियन हु ओवरसी द LAC फ्रॉम इंडियन साइड। नाउ यहाँ पे जो न्यूज़ है वो जो बहुत दिन से डिस्कस भी हो रहा है, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने भी इसको हाईलाइट किया था कि देयर इज़ अ इंक्रीजिंग चाइना प्रेजेंस along the LAC, especially in the eastern sector and eastern Ladakh, and so the Indian presence will increase। इसमें एक important place की बात हुई थी जिसका नाम था चारबिंगला। नाउ चारबिंगला जो है ना, ये एक टनल है, एंड चारबिंगला में जो चाइना ने अपने साइड से क्या किया है कि इट हैज़ इंक्रीज द सर्वेलेंस बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। द नेक्स्ट इज द स्ट्रैटेजी मीट विच हैज़ डिस्कस्ड द चाइनीज साइबर अटैक। तो हमने कल भी किया था कि कल एक मीटिंग होने वाली थी विच इज़ कॉल्ड एज नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी कॉन्फ्रेंस विच वॉज टू बी चेयर्ड बाई होम मिनिस्टर अमित शाह, जहाँ पे सारे स्टेट के DG प्रेजेंट थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रेजेंट थे और CRPF के DG प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग साइबर अटैक फ्रॉम चाइना उसकी बात हुई। And over here the Madhya Pradesh police has given the difference between the Pakistani cyber attack and Chinese attack, where Pakistani cyber attack mainly focuses on stealing the identity and personal data, but हम Chinese hackers की बात करें so they are more sophisticated, okay, and they engage in cyber warfare। Now आज का सबसे important news, India, Israel, UAE and US they have launched the Quad Forum। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया इजराइल में एक फॉरेन ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात होने वाली है, और जो इजराइल इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो डिफेंस में पहले से ही बहुत ज़्यादा रहा है। नाउ दे वांट टू एंगेज ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, और ये पॉसिबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अब्राहम अकॉर्ड के बाद लास्ट ईयर अब्राहम अकॉर्ड वॉज साइंड बिटवीन इजराइल, UAE एंड बहरीन। आफ्टर द साइनिंग ऑफ अब्राहम अकॉर्ड, it has become easy for India now to engage with Israel on different economic front without upsetting its equation with other Gulf countries। Okay, so यहाँ पे कुछ important information जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि who is our external affairs minister, so he is S Jaishankar, and who will be the member of this quadrilateral economic dialogue, so India, Israel, United Arab Emirates and यूनाइटेड स्टेट्स, दे आर गोइंग टू लॉन्च द न्यू क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम। ध्यान से देखना, इट इज़ नॉट क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इट इज़ क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम। ओके, अच्छा, फिर हु इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इजराइल करेंटली? सो ही इज़ यार लैपिड। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल? प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। सो हियर दे आर गोइंग टू कोऑपरेट आफ्टर द अब्राहम अकॉर्ड विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ this paragraph is most important। Over here it has been written that after the Mr. Jaishankar and Mr. Lapid bilateral talks, some long pending negotiations for free trade agreement will be resumed। Then India and Israel will give mutual recognition for COVID-19 vaccine certificates। Then Israel is going to accept Indian travelers who are vaccinated with Covishield, and very important that Israel has joined the India-France-led International Solar Alliance headquartered at Gurugram। Now, the next news is that INSA go to track SARS-CoV-2 in sewage। So, जो SARS-CoV-2 का मतलब कोरोना वायरस जिसका केस डिप हो रहा है, now INSA go has made public that they are going to track SARS-CoV-2 in sewage in public drains, okay, which can indicate the precursor to outbreak। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बड़े बड़े डिजीज़ के लिए ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। ओके, वाई? बिकॉज द कैरियर्स ऑफ इन्फेक्शन सच एज बॉडी फ्लूइड्स एंड स्टूल दे ऑफन कैन बी ट्रेस्ड इन द सीवेज सिस्टम। अब इंसागो का फुल फॉर्म क्या है? इट इज़ इंडियन SARS-CoV-2 जीनोम कंसोर्टियम, एंड इट इज़ द टास्क ऑफ इंसागो टू स्टडी द न्यू वेरिएंट्स ऑफ कोरोना। नाउ दिस experiment it will be carried out in consultation in collaboration with Center for Cellular and Molecular Biology। द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ऐसे टाइप के न्यूज़ जो होते हैं वो एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं, एक यूनिक न्यूज़ होता है ये। तो यहाँ पे हम भस्करा बदा एक कैलेंडर है, एक एरा है, उसकी हम बात करेंगे। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो ऑफिशियल कैलेंडर है वो शाका एरा है। ओके, शाका एरा का जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 78 AD एंड देन द नेक्स्ट वन इज ग्रेगोरियन कैलेंडर। ओके,
अब अगर शाका का हम बात करें और इस कैलेंडर की हम बात करें, भस्करा बादा की बात करें, जो असम गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है, दे आर लूनी सोलार सिस्टम। लूनी सोलार सिस्टम का मतलब होता है कि दे आर बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ मून एंड द सोलार ईयर। अगर हम इसको कंपेयर करें ग्रिगोरियन कैलेंडर से, सो ग्रिगोरियन कैलेंडर इज अ सोलार कैलेंडर। जो सेकेंड डिफरेंस है बिटवीन द भस्करा बादा एंड ग्रिगोरियन कैलेंडर इज कि ग्रिगोरियन कैलेंडर में जो दिन है वो स्टार्ट होता है मिडनाइट से, और ग्रिगोरियन और जो ये भास्करा बादा कैलेंडर है इसमें जो दिन स्टार्ट होता है वो सुबह के सूरज के उगने के बाद, आफ्टर द सनराइज। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द गैप बिटवीन भास्करा एंड ग्रिगोरियन कैलेंडर, सो इट इज 539 years. Now Assam government has announced that the date of the ascension of the 7th century local ruler will be added to Shaka and Gregorian era in the official calendar of the Assam government. Okay, now what is this era about? So Bhaskara Bada began when Bhaskara Varman was crowned as the ruler of the Kamrupa kingdom, is Assam का पुराना नाम. Okay, now coming to news from East Asia. So North Korea has fired a ballistic missile and it has caused a concern in South Korea and Japan. The next is, ये बहुत ही important news है, personality based news काफ़ी आते हैं. So Zalmay Khalilzad, who was the US envoy for Afghanistan, he has stepped down and he will be replaced by Thomas West. Okay, so Zalmay Khalilzad, इनको कंफ्यूज मत करना कि ये यूनाइटेड नेशंस के इन्वॉय थे या चीफ नेगोशिएटर थे, नहीं, ये अमेरिका के चीफ नेगोशिएटर थे और he has participated in the formulation of Doha agreement between US and Taliban. Then Israel clears residency for Palestinians. तो इसराइल का पैलेस्टाइन के साथ काफ़ी प्रॉब्लम चलता है, बट ओवर हियर बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड we will see that Israel has granted approval for 4,000 Palestinians to register as the resident of the West Bank. Okay, West Bank is a area in Israel. Now the next news is coming from from Poland, that earlier the Constitutional Court of Poland has said that many of the EU laws are not in consonance with the Poland's law, and it was challenged in the Constitutional Court, and the supremacy of EU law was threatened, and now the European Union has given a sharp reaction to this, that this may threaten the foundation of European Union and it won't be left unanswered. जो यहाँ पे हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछ सकते हैं एज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट, डेट यूरोपियन कमीशन, ओके, उनके प्रेसिडेंट कौन है? सो इट इज़ उर्सुला वोन डेर लेयन एंड मार्क्सिस मोरावेकी. Okay, European Union, it is a union of 27 countries. Now again, 10,000 children killed and maimed in Yemen according to UNICEF. So यहाँ पे जो येमेन का जो हॉस्टाइल है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था. एक गवर्नमेंट बैक ट्रूप है और एक हाउथी रेबल्स है. जो गवर्नमेंट बैक ट्रूप है उनको सपोर्ट होता है सऊदी अरेबिया का, जो हाउथी रेबल्स हैं उनको सपोर्ट होता है ईरान का. सो ओवर हियर दे आर नाउ फाइटिंग टू टेक द कंट्रोल ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटी महरीब, विच वी हैव डन यस्टरडे. नाउ दिस कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन सिंस 2015 एंड नाउ यूनाइटेड नेशन हैज सेड दैट मैनी ऑफ द चिल्ड्रन हैव बीन किल्ड इन दिस प्रॉब्लम. नाउ Turkish president promises win-win pact with Africa. So who is the president of Turkey? Recep Tayyip Erdogan. इनके बारे में हमने परसों एडिटोरियल भी किया था, that how Turkey is frustrating the attempt of France to increase its hold in Africa, and now Turkish president is close to signing a pact with Africa. Then from economics we have one-liner type news. So domestic air traffic rebounds to highest since second COVID wave. So we will see that data. So carriers means यहाँ पे airlines की बात हो रही है. They have flew over 70 lakh passengers in September and they are 57% of the pre-COVID level. Okay. Tourism and air sector, aviation sector, they were one of the major casualty of COVID-19. Then the data
अगर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्रिजिल द ग्रॉस एनपीए, द फुल फॉर्म ऑफ एनपीए इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो द एनपीए को अगर हम देखेंगे कि अगर 90 डेज से अगर इंटरेस्ट पेमेंट या प्रिंसिपल पेमेंट नहीं हुआ है तो उसे हम एनपीए कहते हैं। सो एनपीए इज गोइंग टू राइज टू 8 to 9% फ्रॉम करेंट 7.5%। and which of the sector will be contributing more? So it will be retail sector, MSME sector who are going to contribute more to NPA। अगर हम रिटेल और MSME सेगमेंट की बात करें so they together form 40% of the bank credit। Now coming to the editorial, so trouble in Bangladesh, यहाँ पे जो violence हो रहा है against the Hindu minorities which was based on the fake news especially during Durga Puja in Bangladesh which started in Chittagong। that has been discussed। now Chittagong district जो है वो बांग्लादेश में आता है। so the United Nations, US and India, they have condemned the incidents where majoritarian violence has taken place against Bangladesh Hindu minority community। at the same time Sheikh Hasina government, she has praised the authorities for moving quickly to take the control of situation। जो इसका एक सबसे सॉरी पार्ट है पूरे न्यूज़ का वो ये है कि this violence was based on a fake news report that some people there was a fake news that the Quran has been disrespected and which led to this violence। now India has also taken the cognizance of the situation and our government has praised the swift action taken by Bangladesh। okay, and now यहाँ पे बांग्लादेश के अथॉरिटी ने एक थोड़ा सा कॉशन दिया है, एक थोड़ा सा चेतावनी दिया है इंडिया को कि इंडिया में कुछ ऐसा ना हो जिससे बांग्लादेश में स्थिति सिचुएशन और बिगड़ जाए। क्योंकि पहले ही अगर हम देखें तो एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट विच वाज हैज़ बीन पास्ड इन 2019 बट स्टिल नॉट नोटिफाइड, इसका एक वाइड स्प्रेड इफेक्ट था बांग्लादेश में इन अ नेगेटिव वे एंड द माइनॉरिटीज वर इन डेंजर। दिस एक्ट अलाउज people from Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Hindus, Sikh, Buddhist, Jainas to come and take the citizenship of India. Muslims are not included, so it had a very negative effect। okay, the next is the other Quad। so we have already discussed the quadrilateral economic forum who are going to be the members, so India, US, Israel, UAE। okay, and इसका जो आउटकम है, इसका जो एक आप देखेंगे कि that why it has been possible now to form this bloc। so over here the Abraham Accord is one of the important pillar which has led to the formation of this Quad। so now earlier अगर हम देखेंगे इंडिया का जो पॉलिसी था towards the Gulf country या West Asia, it was based on three pillars: the Sunni Gulf monarchies, Israel and Iran। so Iran is also one of the important pillar of India's West Asia policy। but ईरान और इसराइल का हॉस्टिलिटीज़ जो है वो काफ़ी नोन है और बहुत ज़्यादा है। ओके, so now what is happening is that if India moves towards Israel, UAE based on Abraham Accord which has brought the normalization, okay, between the relationship of Israel, UAE and Bahrain and supported by USA। okay, so there is a fear that Iran may get distant from India, especially when there is a greater need of cooperation between Iran and India for solving the problem which has emerged in Afghanistan। now the next news is coming which we are discussing and which is a very sorry state of affair going on in Kashmiri Valley where non-local civilians are being killed by the militants in the Kashmiri Valley। and if you will see the targets, so they have been Hindus, Muslims and Sikhs and Kashmiri Pandits and migrant laborers। definitely it has caused the wave of fear and insecurity among the people over there, and there is plight of there is an exodus of migrant laborers from the valley, and it seems that the militant insurgency in Kashmir which started in 1990 has returned। now if we just see the attacks and aim, so we will see that over here there is a two things which terrorist groups are trying to do। the first is to communalize the valley and the second is to paralyze the administration। okay, so that's why they are carrying out such attacks। okay, and now this people who are attacking the total resistance front which we have already done,
So it is saying that somewhere they have to be, their pattern has changed now. Okay, now what they are doing is that you will encounter a term over here which is called as hybrid militants. So these hybrid militants are the people who may be having the regular job, they are locally recruited and locally trained, they may be having a regular job and they are part-time militants, and they use basic weapons to carry out the terror attack, making the making that problem more complex. Earlier what was happening, you know, that there was terrorist groups like Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed, the security groups used to target them, but now these hyper militants who can be an individual, so it becomes a very problematic for army to neutralize them. Then definitely it is a setback for Kashmiri Pandits and Sikh minority who have seen and suffered this tragedy for last 30 years. Then the next is that how India's strategy towards Pakistan can change the situation. So over here it is that there has to be ceasefire and extending on invitation to the Pakistani National Security Advisor for a regional meeting on Afghanistan. From here we can start and we can start the talk to normalize the situation in Valley. Now the next article is about caste census. So over here if you will just see the caste census, so I will just discuss the important points, important dimension which has been discussed. It has been said that the total number of caste according to 1931 census was 4147, but if you see the data from socio-economic caste census of 2011, it has said that there are over 46 lakh caste names, okay, making the caste enumeration more complex. Then to solve this problem, the Union Cabinet appointed an expert committee headed by the then Niti Aayog Vice Chairman Arvind Panigrahi, okay, but till now this caste classification has not taken place. Then it goes on saying that is it complex to collect the caste data? So it says that no, population enumeration can be complex exercise in India, but there are various technologies which can be used to enumerate and analyze the complex big data which exist today. Then second, it says that there was a point raised by the government in the affidavit to the Supreme Court that there is absence of categorical constitutional or statutory requirements to count caste under the SC and STs in the census. But the author says that if we look at the article 15.4 and 15.5 of our constitution, it has explicitly recognized that socially and educationally backward classes of citizens as a category distinct from SCs and STs, and it has enabled the state to make special provisions for their advancement, and under this constitution article, benefits to them has to be provided, for which full caste head count is important. Now this is again, yesterday we did an article about the comparing the models of physics and economics. Now this article is about the Nobel laureates of economics. So there are 3 Nobel laureates this year. So is David Card, Joshua Angrist and Gundo Imbens. Now Joshua David Card, he has demystified that increasing the wage labor will lead to decrease in employment. No, on the contrary, he says that based on his studies in 1992, he has concluded that he has taken 2 areas, New Jersey and Pennsylvania, and based on that he concluded that increase in wage does not necessarily lead to decrease in employment. So this has helped in lessening the fear from immigration. Now lot of non-immigrant residents, they think that if there is lot of immigration in any area, it may lead to mass unemployment of original residents, but David Card in his research has refuted that. Then again now they have the 2 other economists, Joshua Angrist and Guido Imbens. They have developed a technique called as causal techniques, that is based on the comparison of the outcomes with counterfactuals, and they ask the question that what if this happens, and what will be the scenario, what will be the
possible outcome. Okay, now this research by 3 economists, it has transformed the teaching of economics. Now there is a greater reliance on econometric techniques to be implied, to be associated with economics. And then in the age of big data and machine learning, these econometric techniques of causal interference are they becoming increasingly redundant. So it says, the Professor Angrist says that big data and machine learning, they only provide a pattern, but they do not provide that what is causing this pattern, what is the causative factor of this pattern. The next news is coming from solar power. इसमें ना कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज डिस्कस हुई हैं रिलेटेड टू सोलार पावर, तो उस न्यू टेक्नोलॉजीज को हम देख लेते हैं. तो यहाँ पे आएगा आपको पहला कि फर्स्ट जनरेशन सोलार सेल्स, दे यूज मोनोक्रिस्टलाइन एंड मल्टी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स. ओके, देन द नेक्स्ट इज सेज दैट द monocrystalline solar cells are of high purity. Why? Because they are made from single crystal of silicon. The second, multicrystalline silicon wafers, they are made by combining the several fragments. The efficiency जो होता है वो monocrystalline solar panel का ज़्यादा होता है और multicrystalline का कम होता है. Okay, now today if you will see, then the monocrystalline cells are dominant and monocrystalline panels are priced higher, but soon we are going to achieve price parity in that. Next we will come to the bifacial solar cells, which are capable of harvesting energy from both sides of the panel. This is very important. Then bifacials can increase the power output by 10 to 20%. Then new technologies are passive emitter and rear contact technology, and it is the thin film which is used in that are classified as the second higher generation of solar PVs. They are manufactured by depositing single or multiple layers of PV material on that substrate. Okay, the next is third generation technology, which includes perovskite and nanocrystal and dye sanitized solar cells. So perovskites, you will see they have the highest potential to replace silicon, and we will see that what are the benefits of this, because of ease of manufacturing, low production cost, and potential for higher efficiency. The next is nanocrystal and dye sensitized solar cells. We will see that they are a variant of the thin film technology and they are in the early stage of development. The next is quantum dots for solar PVs and graphene. Graphene क्या होता है? It is the single layer of atoms bounded together in a hexagon shape. Okay, in a hexagon shape. फाइन, उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है 60%. फिर क्वांटम डॉट पीवीज, ओके, दे यूज सेमीकंडक्टर नैनो क्रिस्टल्स एंड दे एग्जिबिट क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड उनकी एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो 60% है. ये दोनों टेक्नोलॉजी जो है दे आर इन द अर्ली स्टेज ऑफ रिसर्च. ओके, देन World TB report released by World Health Organization has shown that in 2020 1.3 million fewer cases of tuberculosis was detected, but it is not that the reversal is that the incidence of TB was less, but on the contrary, because of COVID-19 there was disruption and the detection of cases has lowered. So that is the case, and in India has spent the least on TB drugs per patient, despite India accounting for 28% of the new cases. So that's all for today. We will meet tomorrow again with the new Daily Hindu analysis. Please go through the important news of the day. Till then, take care. Have a nice day.